नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसकी 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 12वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के 12वें पार्ट को शुरू करते हैं। सुरेखा की बातों को नजरअंदाज करते हुए सुरेश गुस्से में धीरे से बोला, तुमने दुर्गा के साथ ऐसा क्यों किया? सुरेखा, लेकिन वो तो मर चुकी है। सुरेखा की बातों को काटते हुए रमेश फिर से चिल्लाया, दुर्गा के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? रमेश के चिल्लाने की आवाज से नैना पूरी तरह से डर गई और सुरेखा भी सहम सी गई। सुरेखा, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया पियाजी। रमेश फिर से चिल्लाया, पियाजी मत बोलो मुझे। मर गया तुम्हारा पति। जिस दिन तुमने दुर्गा के बच्चे को मारने के लिए दाई अम्मा को उसके कमरे में भेजा था, उसी दिन मर गया था तुम्हारा पिया। सुरेखा के पांव डगमगाने लगे। सुरेखा पीछे की ओर हटने लगी। उसके चेहरे पर डर सा छा गया। रमेश की आंखों में गुस्से को देखकर नैना से ज्यादा सुरेखा डरने लगी। सुरेखा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी रमेश सुरेखा की बाजुओं को पकड़ लिए और गुस्से में चिल्लाया, नैना, पानी लाओ एक गिलास। नैना, मैंने कहा पानी लाओ एक गिलास। नैना भागकर किचन की ओर गई। सुरेखा हकलाते हुए धीरे से बोलने का प्रयास की, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रमेश उसकी बाजुओं को और भी जोर से पकड़ लिया और अपनी ओर गुस्से में खींचते हुए बोला, एकदम चुप। भगवान भी आकर बोलेंगे कि दुर्गा झूठी है तो रमेश विश्वास नहीं करेगा। रमेश के सामने स्वयं भोलेनाथ भी गलती करेंगी तो भी मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा। तुमने तो गुनाह किया है। तुम मुझसे माफी की उम्मीद भी मत रखना। इतने में नैना पानी का गिलास लाकर कांपते हुए हाथों से अपने पापा की ओर बढ़ाई। रमेश एक हाथ से सुरेखा को पकड़ रहा और दूसरे हाथ से पानी का गिलास लिया। रमेश, नैना बेटा, आप अंदर कमरे में जाओ। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। नैना, पापा, मुझे डर लग रहा है। आप भी साथ चलो ना, नैना ने तोतली आवाज में कहा। रमेश प्यार से बोला, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। आप अंदर जाओ, हम आपको तुरंत वापस बुला लेंगे। आपकी छोटी माँ इस घर में आने वाली है, तो आपको ही उनका स्वागत करना है। आप डरोगी तो स्वागत कैसे करोगी? आप अंदर कमरे में जाओ बेटा। सुरेखा फिर से हकलाते हुए बोली, छोटी माँ? पियाजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? रमेश गुस्से में चिल्लाया, पियाजी मत बोलो मुझे। नफरत हो रही है मुझे पियाजी के नाम से। कितनी बार बोलूं, पियाजी मर गए हैं तुम्हारे। यहाँ जो खड़ा है वो इंसान सुरेखा का पति नहीं बल्कि दुर्गा का भाई खड़ा है। रमेश की चिल्लाहट से नैना डर कर कमरे में चली गई। रमेश उस पानी के भरे गिलास को धीरे धीरे सुरेखा के माथे से ऊपर ले गया और उसकी मांग पर सारा पानी एक धार में गिरा दिया। धुली हुई सिंदूर पानी के साथ सुरेखा के चेहरे पर गिरने लगी। रमेश के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था तो वहीं सुरेखा की आंखों में सिंदूर वाले पानी के साथ साथ आंसू भी भर आए। सुरेखा आंसू भरी आंखों से रमेश के गुस्से वाले चेहरे को देखने लगी। गिलास का पानी खत्म होने के बाद रमेश उस गिलास को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिसकी आवाज से कमरे में बैठी नैना फिर से डर गई। अब तक पीछे हटने का प्रयास करती हुई सुरेखा का शरीर ढीला पड़ चुका था। सुरेखा वहीं आंसुओं से भरी आंखों से रमेश की ओर देखती रही। रमेश गिलास फेंकने के बाद अपनी हथेली धीरे धीरे सुरेखा के माथे पर ले गया और उसके हल्के से बचे हुए सिंदूर को गुस्से में रगड़ दिया। सुरेखा की आंखों से टपकती हुई आंसू रमेश के जूतों पर जा गिरी। इधर पवित्रा भावुक हो चुकी थी और दुर्गा के सामने बैठकर बोलने लगी, सच में दुर्गा, मैं अच्छी मां नहीं बन पाई। अगर मैं अच्छी माँ होती तो अपने ही दोनों बच्चों में इतना भेदभाव नहीं करती। दुर्गा पवित्रा के और भी नजदीक आकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, आप जैसी भी थी वो पहले थी। अभी आपके अंदर अगर ममता जाग रही है तो उसे पूरी तरह से झकझोर कर बाहर निकालिएगा। अपने अंदर की ममता को ऐसे ही दबाकर नहीं रखिए। आप जिस गलत फहमी के कारण सैम से इतनी नफरत करती रही हैं, वो अब खत्म हो चुकी है। आप अपने सैम को ज़ोर से गले लगा लीजिए और खूब सारा प्यार कीजिए। 8 सालों में आपने सैम के साथ जितना भी अन्याय किया है, वो सब अपने प्यार और माँ की ममता से मिटा दीजिए। पवित्रा, हाँ दुर्गा, मैं बहुत प्यार करूँगी अपने सैम से। सैम को आज तक मैं दूर-दूर ही रखती रही, लेकिन आज मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं उसे अपने सीने से लगा लूँ।
वो तो बच्चा है, एक छोटे से बच्चे की कंपेयर में एक बुरे आदमी से कर बैठी। बहुत बुरी हूँ मैं। दुर्गा, अब चलिए और सैम से माफ़ी माँग लीजिए। आपके दिल में दबे हुए आँसुओं को निकाल लीजिए। आँसू निकलने से दिल हल्का होता है। पवित्रा जी, आप मेरे साथ बच्चों के पास चलिए और अपनी माँ की ममता को बाहर निकाल दीजिए। पवित्रा देवी और दुर्गा दोनों उठकर बच्चों के कमरे में गई। माया और सैम अपने बेड पर बैठे थे और ज्ञान चुपचाप जमीन पर खड़ा था। दुर्गा को देखते ही ज्ञान दौड़ता हुआ आकर अपनी माँ के आंचल में छिप गया। पवित्रा की नम आंखों से सैम को देखते हुए दोनों बाहें फैला दी और माया आकर पवित्रा से लिपट गई। सैम बेड पर ही बैठा रहा। माया को हक करने के बाद पवित्रा फिर बाहें फैला ली और सैम की ओर देखने लगी। सैम को समझ में आया कि पवित्रा उसी का इंतजार कर रही है। फिर भी सैम उठा नहीं, सिर्फ पवित्रा को देखता रहा। पवित्रा अपनी पलकें झपकाई और सैम अपने बेड से उठकर जमीन पर खड़ा हो गया। सैम के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि आज तक पवित्रा ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। पवित्रा मुस्कुराई और अपने चेहरे को हिलाते हुए सैम को अपने पास बुलाई। सैम धीरे धीरे पवित्रा के नजदीक आया और चुपचाप खड़ा होकर पवित्रा को देखने लगा। पवित्रा देवी ने झट से सैम को अपनी बाहों में भर लिया और तभी दुर्गा देवी भी मुस्कुरा दी। पवित्रा देवी अपने बेटे को चूमते हुए और बहुत सारा प्यार करने लगी। प्यार करने के बाद पवित्रा बोली, मुझे माफ़ कर दो सैम, मैं तुम्हारी मोम तो बन गई, लेकिन मोम का फ़र्ज नहीं निभा पाई। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। मैं आज तक सिर्फ माया से प्यार करती हूँ आई हूँ, लेकिन अब मैं सैम को भी उतना ही प्यार दूंगी। दुर्गा, हाँ सैम बेटा, पवित्रा जी बहुत अच्छी माँ हैं, ये तुमसे बहुत प्यार करती हैं। पवित्रा अपने सैम को जोर से सीने में दबा ली और अपनी आंखें बंद करते हुए आंसुओं को बाहर निकलने दिया। इधर रमेश के घर में सुरेखा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और रमेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। सुरेखा अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर रमेश को देखने का प्रयास करने लगी। तभी आंख दिखाते हुए रमेश सुरेखा के बालों को पकड़कर उसके माथे को पीछे की ओर कर दिया और दांत पीसते हुए बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख दिखाने की? एक बार गोली चलने पर तो जिंदा बच गई, लेकिन इस बार मुझसे गलती नहीं होगी। इस बार मैं सीधा तुम्हारी खोपड़ी में ही गोली चलाऊंगा। इसलिए अगर जिंदा बचना है तो अपनी नजरें झुका कर रखो। तुमने मेरी बहन के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें ककड़े की तरह काट कर गंगा जी में बहा देना चाहिए। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। ऐसा बोलने के साथ ही रमेश ने सुरेखा को धक्का देते हुए उसे छोड़ दिया। सुरेखा धक्का खाने की वजह से फर्श पर गिर गई और बिखरे हुए बालों को संवारते हुए खूब रोने लगी। सुरेखा जैसे ही अपने आंसू साफ करी, जोरदार तमाचा रमेश ने सुरेखा के गाल पर मारा। अचानक से थप्पड़ पड़ने पर सुरेखा गुस्से में रमेश की ओर देखने लगी। रमेश जोर देते हुए सुरेखा के पैर पर चढ़ गया। सुरेखा दर्द से चीखने लगी, पिया जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए पिया जी। आ रमेश दांत पीसते हुए बोलने लगा, इससे ज्यादा दर्द में रह चुकी है दुर्गा। दुर्गा को जितना दर्द सहना पड़ा है उसका 1% भी तुम्हें मिल गया ना, तो दुर्गा का तो पता नहीं, परंतु मेरी ग्लानि जरूर कम होगी। और खबरदार जो तुमने मुझे पिया जी कहा तो अब मैं तुम्हारे फोन से कैमरा ऑन कर रहा हूँ। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही बोलो इसमें। सुरेखा दर्द में आहें भरते हुए खूब रो रही थी। इधर पवित्रा मेंशन में किचन में आटा गूंथते हुए पवित्रा अपने पीछे खड़ी दुर्गा से बोल रही है, दुर्गा तुम जाकर कमरे में आराम करो ना, ऐसे यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम्हारे जख्म और भी गहरे हो सकते हैं गर्मी के कारण। दुर्गा, मुझे अच्छा नहीं लगता पवित्रा जी, आप मेरे होते हुए खाना बना रही हैं। पवित्रा, आज मैं अपने सैम का फेवरेट खाना बना बना रही हूँ। यहाँ सैम की मोम के अलावा और किसी का कोई काम नहीं है। तुम्हें तो अपने घर में जाना था, तो फिर कौन बनाएगा? आदत तो बनानी पड़ेगी ना। इतने में ज्ञान आया और दुर्गा के पल्लू पकड़कर बोला, मम्मी हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे मम्मी? पवित्रा, ज्ञान बेटा, तुम लोग अपने घर जा रहे हो। ज्ञान, लेकिन हमारा घर तो यही है ना मम्मी। फिर किस घर की बात कर रही हो आप मम्मी? दुर्गा, हाँ बेटा, तुम्हारा घर तो यही है। पवित्रा जी, आपकी माँ से कम थोड़ी हैं। जहाँ माँ का घर वहीं बच्चे का घर, इसलिए ये घर तुम्हारा भी हुआ ना। पवित्रा, हाँ बेटा जरूर, तुम्हारा ही घर है ये। तुम लोग जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो।
लेकिन इस वक्त तुम दोनों अपने पापा के घर जाने वाले हो। ज्ञान चहकते हुए बोला, सच्ची? मैं पापा के पास जाऊंगा मम्मी? कहते हुए खुश होकर ज्ञान दुर्गा से लिपट गया। इतने में पवित्रा जी के फोन का नोटिफिकेशन बजा। हाथ साफ करके पवित्रा अपने फोन को चेक करने लगी और बोली, सुरेखा ने मुझे वीडियो क्यों भेजा है? ज्ञान, दिखाइए ना आंटी। क्या भेजा है सुरेखा आंटी ने? सुरेखा आंटी, नैना की मम्मी ना। सैम, माया, इधर आओ। नैना की मम्मी ने कुछ भेजा है, सैम और माया को पुकारते हुए। पवित्रा फोन खोल ही रही थी, इतने में सैम और माया भी किचन में आ गए। सैम, दिखाओ ना मॉम, क्या है? माया, उस नैना की मॉम ने भेजा है, तब तो जरूर फनी ही होगा, हंसते हुए। सैम, सही बोली माया। दुर्गा, ऐसा नहीं बोलते माया, वो तुमसे बड़ी है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुस्कुराते हुए माया बोली, सॉरी आंटी। सैम, सॉरी आंटी। पवित्रा, अरे कोई बात नहीं सैम और माया, उस औरत का जितना मजाक उड़ाओ उतना ही कम है। तुम लोग उसे गाली भी दे सकते हो अगर आता हो तो। मुस्कुराते हुए। दुर्गा, क्या पवित्रा जी, आप भी ना बच्चों को ये क्या सिखा रही हैं? नहीं बच्चों, ये गलत बात है। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और उनकी इज्जत करना। ज्ञान, लेकिन मम्मी, अगर वो बड़ा आदमी आशीर्वाद नहीं दिया तो? माया, तो छीन लेना। माया ने हंसते हुए कहा। पवित्रा, अरे बच्चों चलो सब हॉल में, वहीं बैठकर प्रोजेक्टर में एक साथ देखेंगे सुरेखा देवी की कॉमेडी। पवित्रा, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, माया और सैम, तुम दोनों को अगर कोई गाली वाली आती होगी तो ज्ञान को सिखा देना, बेचारे को जिंदगी बितानी है उस कॉमेडियन सुरेखा के साथ। सैम, ज्ञान, तुझे जरूरत पड़ेगी तो हमें बुला लेना, अच्छी सबक सिखाएंगे नैना की मोम को। माया, हंसते हुए। दुर्गा, नहीं बच्चों, पवित्रा जी की बातें मत सुनो, सुरेखा आंटी से आशीर्वाद लेना है। मन हो ना हो आशीर्वाद जरूर देंगी वो। और वैसे भी चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर कोई आशीर्वाद लेता है तो खुश रहो तो उसे कहना ही पड़ता है। पता है बच्चों, दिन में एक बार हर इंसान की जुबान पर दुर्गा माता विराजमान होती है। उस वक्त जुबान से निकला हुआ सारी बात सच होती है। माया, कहीं उसी वक्त सुरेखा आंटी ने खुद को पागल कह दिया तो? सैम और ज्ञान हंसने लगे। पवित्रा, वो पागल से कम नहीं है। अच्छा चलो देखो सब सुरेखा का वीडियो। वीडियो चलने लगा जिसमें सुरेखा भीगी आंखों और चेहरे पर लटकते लटों के साथ दोनों हाथ जोड़ कर बैठी हुई थी। सुरेखा गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, दुर्गा, मुझे माफ कर दो, तुम अपने घर लौट आओ। मैंने जो भी किया वो पाप था, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे माफ़ी की भीख मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जितने भी तकलीफ़ हुई है तुम्हें, मैं कम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस पर मरहम लगाना मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर आओ, मैं नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूँगी। जेठानी होकर तो मैं बहुत बुरी बन गई, लेकिन एक नौकरानी अच्छी ज़रूर बनूँगी। इस बार तुम्हारे साथ कोई दगा नहीं करूँगी। दुर्गा प्लीज़ मुझे माफ़ करके अपने घर आ जाओ। हो सके तो अपने साथ माफ़ी भी लेते आना। मैं माफ़ी की हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना अपने साथ माफ़ी लाने की। अगर माफ़ी नहीं ला पाई तो प्लीज़ अपने साथ सज़ा ज़रूर लाना। सिसकते हुए। मैं और पियाजी दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो बंद होते ही दुर्गा रोने लगी और पवित्रा जी की ओर देखते हुए कहने लगी, सुरेखा दीदी, सुरेखा दीदी को इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी माफ़ी के लिए इतना रो रही हैं। पवित्रा, वो माफ़ी मांगने की वजह से नहीं, बल्कि रमेश तिवारी के दिए हुए सज़ा की वजह से रो रही है। उसके बिखरे हुए बाल और रो रो कर सूजी हुई आंखों से साफ पता चल रहा है कि रमेश जी ने ही कोई सज़ा दी है इस पागल औरत को। दुर्गा, इन्हें भाई जी की ने सज़ा दिया होगा, मुझे सच बताना तो नहीं चाहिए था। वो कितनी रो रही है, मुझे उनके पास होना चाहिए अभी। मैं जा रही हूँ पवित्रा जी अपनी सुरेखा दीदी के पास। उन्होंने देवरानी के साथ जो भी किया, लेकिन उन्हें उनकी छोटी बहन की ज़रूरत है अभी। कहकर दुर्गा अपने कमरे की ओर चल पड़ी। पवित्रा जी अपनी सर पर हाथ रखकर बोली, ये कितनी इमोशनल है, जरा से आंसू दिखे नहीं कि पिघल गई। मुझे तो कभी कभी उस रमेश तिवारी पर भी भरोसा नहीं होता, कहीं दोनों पति पत्नी मिले हुए ना हों। रमेश के घर पर सुरेखा जमीन पर बिखरे बालों के साथ बैठी है और रमेश सोफे पर बेल्ट हाथ में लिए बैठा है। सुरेखा की आंखों में धुले हुए काजल उसके गालों पर मचल चुका है।
उसकी बाजुओं पर बेल्ट के निशान भी हैं। सुरेखा की दोनों आंखें सूज चुकी हैं। उसके हाथों की चूड़ियां भी बहुत सारे टुकड़ों में बिखर चुकी है। रमेश सोफे पर से जैसे ही उठना चाहा, सुरेखा डर कर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा ली। रमेश उठकर सुरेखा के पास बैठा और उसके चेहरे पर से हथेलियों को हटाते हुए बोला, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार के साथ बुरा करने वालों का क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, समझा देता हूँ। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुर्गा की आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं आनी चाहिए। दुर्गा बोले या नहीं बोले, उसके दिल में भी तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दुर्गा मेरी बहन है, इसलिए गलती से भी कभी भी गुस्से में भी उसके और मेरे रिश्ते पर सवाल उठाई ना, तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये चेतावनी याद रखना। मैं अपना मर्डर स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन ये सब नहीं। ये चेतावनी तुम्हारी सोच को मद्देनजर रखते हुए देना पड़ा है। अब जाओ और तैयार हो जाओ। धूमधाम से स्वागत करना अपनी देवरानी का। देवरानी नहीं, छोटी बहन है तुम्हारी। सुरेखा हल्के से नजर उठाकर रमेश की ओर देखने लगी। तभी रमेश बोला, गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? डिवोर्स दोगी? सुरेखा रमेश के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी, लेकिन तलाक नहीं दीजिएगा मुझे। रमेश हॉल में से उठकर जाने लगा और जाते जाते बोला, अपना हुलिया ठीक कर लो। मेरी बहन को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारे जैसी घटिया औरत पर मैंने हाथ उठाया है। कहकर नैना के कमरे में चला गया। रमेश के जाते ही इधर सुरेखा उठकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। कुछ देर अपने जख्मों को निहारने के बाद सुरेखा ने एक चुल्लू पानी लिया और अपने चेहरे पर डाला। फिर से एक चुल्लू पानी लिया और अपने चेहरे को धोते हुए अचानक से गुस्से भरी निगाहों से आईनों को देखने लगी। पवित्रा और सभी बच्चों के साथ दुर्गा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी खुल गई। दुर्गा सजी सवरी और लाल जोड़े में बैठी है। गाड़ी के आईने में अपनी भरी मांग को देखने के बाद दुर्गा पवित्रा से बोली, पवित्रा जी, आपकी जिद थी ना, वो गांव के लोग हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे इस तरह से अचानक देखकर सब चौंक तो नहीं जाएंगे? साथ में मुझे दुल्हन की तरह देखकर सवाल भी उठाएंगे। पवित्रा, दूसरों के सोच से अपनी ज़िंदगी नहीं चलेगी, अपनी ज़िंदगी से दूसरों की सोच बदलेगी। जिन गाँव वालों के लिए तुम इतना सोच रही हो, कहाँ थे वो लोग जब सुरेखा ने तुम्हारे साथ ये सब किया? सैम, क्या किया मॉम? सुरेखा आंटी ने दुर्गा आंटी के साथ क्या किया? दुर्गा, कुछ नहीं बेटा, आप लोग आपस में बातें करो। क्या पवित्रा जी, आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोल देती हो? पवित्रा, बच्चों का जानना जरूरी है। सैम और माया जाने या नहीं जाने, लेकिन ज्ञान को सारी सच्चाई जानने का पूरा हक है। दुर्गा, प्लीज, अभी आप कुछ नहीं कहेंगे। समय आने पर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। पवित्रा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम सुहागन हो और तुम्हारा सिंदूर लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए तुम गांव वालों की चिंता मत करो। ज्ञान, मम्मी, मुझे अपने घर के मारे बारे में बताओ ना, कैसा है? आज पहली बार सैम और माया मेरे घर जा रहे हैं। मैं इन्हें सब जगह घुमाऊंगा, बताओ ना मम्मी। दुर्गा, चलो ना बेटा, देख लेना खुद से। और हाँ ज्ञान, तुम गलती से भी सुरेखा दीदी के साथ मजाक मस्ती मत करना। वो तुम्हारी चाची है। चाची बिल्कुल मम्मी समान होती है। जितना प्यार और इज्जत मुझे देते हो, उतना ही प्यार सुरेखा आंटी से भी करना। ज्ञान, मम्मी, मैं उन्हें क्या बोलूँगा? मतलब आंटी या चाची? दुर्गा, चाची आंटी कुछ भी बोलो, बस इज्जत अपनी माँ के बराबर करना, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी मम्मी है। माया, और नैना के पापा को क्या बोलेगा ज्ञान? सैम, नैना के बारे में सोचो, कैसा रिएक्ट करेगी? हम सबको अचानक से अपने घर में देखकर कैसा लगेगा उसे? माया, नैना अपनी तोतली आवाज में बोलेगी, माया, तुम यहाँ मेले घर में क्या कर रही हो? बोलकर तीनों बच्चे हंसने लगे। दुर्गा, बच्चों, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बेचारी अभी 5 साल की ही तो है, तो कैसे साफ बोलेगी? जैसे जैसे बड़ी होगी सीख जाएगी साफ बोलना। और ज्ञान, वो तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बहन का मजाक नहीं उड़ाना, उसका साथ देना। पवित्रा, इसे तो सच में दुर्गा माता होना चाहिए था। दिन भर ज्ञान बांटती फिरती है। सुनो बच्चों, तुम लोग जो करना हो वो करना, कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ ज्ञान बेटा,
सुरेखा जरा भी चूचपड़ करे ना तो मुझे बताना, मैं सीधा जेल में भेज दूंगी उसे। ज्ञान की चाची आंटी दुनिया भर में आ जाएंगी, लेकिन इससे पहले ज्ञान का हक अपनी पवित्रा आंटी पर होगा और पवित्रा आंटी का हक अपना ज्ञान पर होगा। और तुम बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। माया, क्या मोम? सैम, कौन सी खुशखबरी मोम? ज्ञान, सैम और माया भी हमारे साथ रहेंगे। पवित्रा, दुर्गा, तुम ही बताओ। दुर्गा, ज्ञान भी आप लोगों के स्कूल में पढ़ेगा। नैना तो उसी स्कूल में जाती ही है, अब उसके साथ ज्ञान भी आएगा। सैम, वाओ। माया, सच्ची? मजा आएगा फिर तो। सैम, हम सभी लंच टाइम में गार्डन में मिलेंगे। नैना का खूब मजाक उड़ाएंगे और साथ में लंच करेंगे, मजा आ जाएगा। सैम, हाँ, और ज्ञान मेरी क्लास में बैठेगा, है ना मोम? ज्ञान, क्या मैं भी स्कूल जाऊंगा? दुर्गा, हाँ बेटा, इतने दिनों से तुम स्कूल नहीं जा पाई, बहुत से प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अब नॉर्मल इंसान की तरह हम भी जिएंगे। इधर सुरेखा देवी आईने में अपना चेहरा देखकर गुस्से में, जीना मुश्किल ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी सुरेखा देवी नहीं। गुस्से में बोलती हुई सुरेखा एक थाल में दिया जलाती है। सुरेखा नई साड़ी पहनकर दुर्गा के स्वागत की तैयारी करने लगी। सुरेखा बोलती है, इस सुरेखा के भीतर एक ज्वालामुखी जितनी आग भर गई है, जो फटने के बाद दुर्गा को जलाकर भस्म कर देगी। और उस भस्म की राख में पियाजी को भी नहाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे पियाजी ने मुझ पर हाथ उठाया है दुर्गा। इस बात को इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा पाएगी। तुम्हारे अधिकार को तो तुम्हारे प्यारे मुंह बोले भैया ने दिला दिया, लेकिन तुम्हारी खुशियों पर लग चुके ग्रहण को नहीं मिटा पाएंगे। बहुत उमड़ रही है ना अपने भाई जी के सच बताने के लिए। अब देखना क्या करती है सुरेखा देवी। रेगिस्तान में समुद्र का होना पॉसिबल है, लेकिन सुरेखा के पास माफ़ी की उम्मीद पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी दुर्गा। पहली बार सिर्फ तुम्हारे बच्चे को मारना चाही थी, लेकिन इस बार तुम्हारी सारी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी, और उसकी शुरुआत अभी से करती हूँ। ऐसा बोलकर सुरेखा ने फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। चलती हुई गाड़ी में बैठी दुर्गा खिड़की से खेत खलिहानों को देखती रही और मुस्कुराती हुई कहती है, 8 साल कलकत्ता में रही, लेकिन अपने घर जाने की खुशी ही अलग है। कलकत्ता में सारी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन यहाँ के खेत खलिहानों को देखने की खुशी ही अलग है। पता है पवित्रा जी, मेरे दिल में दो तरह की फीलिंग्स चल रही हैं। एक तरफ थोड़ी नर्वस हूँ, तो दूसरी तरफ थोड़ी एक्साइटेड। एक तरफ अपने पति से मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ जेठानी का सामना करने का डर। एक तरफ अपने बेटे को उसके परिवार से मिलवाने पर गर्व है, तो दूसरी तरफ परिवार को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी। पवित्रा देवी और बच्चों के साथ दुर्गा पहुंची अपने घर। घर के दरवाजे के पास दुर्गा की गाड़ी रुकी। गाड़ी का चक्का जैसे ही ब्रेक से रुका, दुर्गा की धड़कनें तेज हो गई। दुर्गा अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर लाई और घर के दरवाजे को एक टक से देखने लगी। दुर्गा अपने पुराने अतीत को याद करने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। घर के अंदर सुरेखा फोन लेकर चिल्लाई, पियाजी, पियाजी, जल्दी यहाँ आइए। रमेश आकर बोला, क्या है? पवित्रा देवी का फ़ोन आया है, वो लोग आते ही होंगे, तुम स्वागत की तैयारी करो। सुरेखा फ़ोन को हिलाते हुए घबराते हुए बोली, पियाजी, पियाजी, आपके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया है। वो बोल रहा है, वो रमेश। क्या बोल रहा है वो? सुरेखा, कोई सुरेश तिवारी बोल रहा है। रमेश के कानों में आवाज़ गूंजने लगी, कोई सुरेश तिवारी बोल रहा है। रमेश झट से फ़ोन छीन लिया और कान से लगाते हुए बोला, हेलो, कौन? कौन बोल रहा है? फ़ोन से किसी की आवाज़ नहीं आई। रमेश फिर से लास्ट कॉल में फ़ोन लगाया और कान से लगाया। रमेश फ़ोन को कभी हाथ में ले रहा था तो कभी कान से लगा रहा था। हड़बड़ाते हुए रमेश बोला, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? ज़रूर मेरा सुरेश ही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि दुर्गा ऐसे क्यों बोली थी। मतलब वो सच बोल रही थी। मतलब हमारा सुरेश जीवित है। मैं दुनिया को उथल-पुथल कर दूँगा, लेकिन अपने सुरेश को ढूँढ कर वापस लाकर रहूँगा। सुरेखा, लेकिन क्या करेंगे आप? इतने में डोरबेल बजी। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, दुर्गा आ गई। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ सुरेश। सुरेखा, तो आप दुर्गा को मेरे पास अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? रमेश, देखो सुरेखा, भगवान के लिए मेरी बहन को तंग मत करना। मैं जा रहा हूँ सुरेश को लाने। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगा और इस नंबर को ट्रैक करके
हम लोग सुरेश तक पहुंच जाएंगे, तब तक तुम दुर्गा का ख्याल रखना। रमेश बाहर जाने लगा। जैसे ही रमेश ने दरवाज़ा खोला, सभी लोग खड़े थे। रमेश को देखकर दुर्गा उसके पैर छूने लगी। तभी रमेश ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुमने मुझे फ़ोन पर सुरेश के बारे में बताया था ना, उसी सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ। कहकर रमेश पवित्रा देवी की तरफ देखा और बोला, अच्छा हुआ पवित्रा जी, आप भी दुर्गा के साथ आ गई। इतने सालों तक आपके साथ रहते रहते दुर्गा को आपका साथ अच्छा लगेगा। एक विनती थी आपसे। मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने भाई के साथ वापस आने में कितने दिन लगेंगे, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तब तक आप यहाँ दुर्गा के साथ रह सकती हैं। मुझे और सबसे ज़्यादा दुर्गा को खुशी मिलेगी। रमेश पवित्रा की ओर जवाब की प्रतीक्षा में देखने लगा। दुर्गा भी पवित्रा की ओर देखी और मुस्कुराते हुए इशारे से रिक्वेस्ट करने लगी। फिर पवित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और रमेश बाहर चला गया। दुर्गा अपने घर को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। सुरेखा आरती के थाल में कुछ करते हुए आ रही है। सुरेखा का पूरा ध्यान आरती के थाल में होने के कारण वो पवित्रा और बच्चों को नहीं देखी। दुर्गा आधी खुशी तो आधी घबराई हुई खड़ी थी। दुर्गा की धड़कन थोड़ी तेज है और वो बार बार अपने अतीत को याद कर रही है। सुरेखा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसकी अपनी नज़रें उठाई और हैरान हो गई। पवित्रा और सभी बच्चों के साथ में देखकर सुरेखा इतनी घबरा गई कि उसके हाथों में पड़ा थाल हिलने लगा। सुरेखा अपने आप से बातें करने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे तो लगा मेरी शिकारन चल कर आई है, लेकिन यहाँ तो इतने लोग आ गए कि मेरे लिए जाल तक बुन सकते हैं। सुरेखा को घबराते हुए देखकर पवित्रा देवी हंसते हुए बोली, अरे सुरेखा जी, आप तो ऐसे हिल रही हैं जैसे आपको करंट लग गया हो। माया, आंटी, नैना कहाँ है? सैम, हाँ आंटी, उसे बाहर बुलाइए ना। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।